नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारतीय सेना ने गाड़ा खोटा तो झुकी चीनी सेना। पीएलए देपसांग से हटाए 3 सैन्य चौकियां, 20 किलोमीटर पीछे हटी। हाईलाइट तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि हम पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, मगर सब उन पर ही निर्भर है। जयशंकर की पाकिस्तान को 2 टूक। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूक्रेन पर फिर बरसेगी हेजल हाइपरसोनिक मिसाइल। पुतिन दाग सकते हैं अपना महाविनाशकारी हथियार, एक्सपर्ट ने किया दावा। खबर में आगे आपको बताएंगे कि जैश के नेटवर्क पर एनआईए का शिकंजा। जम्मू कश्मीर समेत 8 राज्यों के 19 ठिकानों पर छापेमारी, मोबाइल और पेन ड्राइव बरामद। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि महाकुंभ एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी, बोले पीएम मोदी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। भारतीय सेना ने गाड़ा खूटा तो झुकी चीनी सेना। पीएलए देपसांग से हटाई 3 सैन्य चौकियां और 20 किलोमीटर पीछे हटी। सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ रही हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना के 50,000 सैनिकों की दृढ़ता का नतीजा अब आने लगा है। साल 2020 में गलवान हिंसा के बाद से ही भारतीय सेना के ये वीर जवान भीषण सर्दी में भी चीन की आंख में आंख डालकर खड़े हैं। भारतीय सेना के साहस का नतीजा आने लगा है और चीन को देपसांग सेक्टर में अपने सैनिकों को हटाना पड़ रहा है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि भारत और चीन में समझौते के बाद देपसांग सेक्टर के वाई जंक्शन में चीन की सेना ने अपनी 3 चौकियों को नष्ट कर दिया है। चीनी सेना करीब 20 किलोमीटर पीछे हटी है और इससे भारतीय सैनिकों ने अब आसानी से इस इलाके में गश्ती लगाना शुरू कर दिया है। चीन ने अब अपनी इन सैन्य चौकियों को दूसरी जगह पर स्थापित किया है। इससे पहले चीन ने भारतीय सैनिकों को इस इलाके में गश्त लगाने से रोक दिया था और सैन्य ढांचों को मजबूत किया था। चीन ने जिन नई सैन्य चौकियों को बनाया है वो विवादित इलाकों से दूर है। यही नहीं, पीएलए की ये सैन्य चौकियां अल्पकालिक प्रकृति की हैं। चीन सेना पहले की स्थिति से करीब 20 किलोमीटर पीछे गई है। ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरें अक्टूबर महीने में ली गई हैं और इन तस्वीरों से साफ हो गया है कि चीन ने अपनी सेना को पीछे किया है। इससे पहले 21 अक्टूबर को भारत और चीन के बीच डेमचौक और देपसांग के मैदानी इलाकों में गश्ती के लिए समझौता हुआ था ताकि LAC पर तनाव को कम किया जा सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हम पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, मगर सब उन पर ही निर्भर है। जयशंकर की पाकिस्तान को 2 टूक। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को लोकसभा में एक बार फिर पाकिस्तान को चेतावनी दी और कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ अच्छे और आतंक मुक्त संबंध चाहता है। हालांकि अगर वो अपने पिछले व्यवहार को नहीं बदलता है तो द्विपक्षीय संबंधों पर इसका असर पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि 2019 में पाकिस्तान द्वारा लिए गए कुछ फैसलों के कारण व्यापार के संबंधों में रुकावट आई है। उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान कहा कि मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के मामले में किसी भी अन्य पड़ोसी की तरह हम पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, मगर किसी भी अन्य पड़ोसी की तरह हम आतंकवादियों से मुक्त संबंध भी रखना चाहते हैं। जयशंकर ने कहा कि भारत सरकार का यही रुख रहा है। उन्होंने कहा कि हम ये साफ कर चुके हैं कि पाकिस्तान पर अब निर्भर है वो ये दिखाए कि अपना पिछला व्यवहार बदल रहा है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो निश्चित रूप से संबंधों पर इसका असर पड़ेगा। इसीलिए इस मामले में गेंद पूरी तरह से पाकिस्तान के पाले में है। बता दें, केंद्र द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंध समाप्त हो गए थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के बीच सैनिकों के पीछे हटने का अंतिम समझौता देपसांग और डेमचौक से संबंधित था और उन्होंने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में हाल के घटनाक्रमों पर अपने विस्तृत बयान में इसका जिक्र किया था। लोकसभा में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के एक सवाल का जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा कि समझौते के अनुसार भारतीय सुरक्षा बल देपसांग में सभी गश्ती बिंदुओं पर जाएंगे और पूर्व की ओर की सीमा तक जाएंगे जहां भारत की गश्त की सीमा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूक्रेन पर फिर बरसेगी हेजल हाइपरसोनिक मिसाइल। पुतिन दाग सकते हैं अपना महाविनाशकारी हथियार, एक्सपर्ट्स ने किया दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन के साथ बीते 34 महीने से जारी जंग में रूसी फौज ज़्यादा आक्रामक रवैया अपना सकती है। खासतौर से अमेरिका और पश्चिमी देशों को सख्त संदेश देने की कोशिश के तहत व्लादिमीर पुतिन की ओर से यूक्रेन पर ऑरेस्निक मिसाइल से हमला किया जा सकता है। और यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र में रूस के पूर्व उपस्थायी प्रतिनिधि कॉन्स्टेंटिन डोलगोव ने दावा किया है। इससे पहले अमेरिकी रक्षा विभाग ने भी कहा था कि रूस जल्द ही एक और ऑरेस्निक मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। ये मिसाइल रूस का खतरनाक हथियार
हथियार है जिसे हेजल नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार कॉन्स्टेंटिन डोलगोव का मानना है कि रूस को लगता है कि यूक्रेन पर दागी गई पहली मिसाइल अमेरिका को सबक सिखाने के लिए काफ़ी नहीं रही। डोलगोव ने पेंटागन के उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया है कि ओरेस्निक मिसाइल सिर्फ यूक्रेन को डराने के लिए है। उन्होंने तर्क दिया कि कोई भी हथियार दुश्मन को नष्ट करने, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने और सेना का मनोबल तोड़ने के लिए बनाया जाता है। ये भी एक ऐसा ही हथियार है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जैश के नेटवर्क पर एनआईए के शिकंजा, जम्मू कश्मीर समेत 8 राज्यों के 19 ठिकानों पर छापेमारी, मोबाइल और पेन ड्राइव बरामद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि युवाओं में कट्टरता बढ़ाकर उन्हें आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जोड़ने की साजिश के मामले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर समेत 8 राज्यों में 19 स्थानों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी ने इस दौरान बड़े पैमाने पर दस्तावेज, मोबाइल, पेन ड्राइव, सीडी और हार्ड डिस्क बरामद करने का दावा किया है। एनआईए ने इस मामले में अक्टूबर में एफआईआर दर्ज कर शेख सुल्तान सलाउद्दीन अयूब को गिरफ्तार किया था। जम्मू कश्मीर में रियासी, बडगाम, अनंतनाग और बरमूला जिलों में 7 स्थानों पर छापे मारे गए। इस मामले में किसी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। एनआईए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि गुरुवार को विभिन्न राज्यों में फैले अयूबी के करीबियों के यहां तलाशी ली गई। कई संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। अयूबी असम के गोलपाड़ा का रहने वाला है और जैश ए मोहम्मद के इशारे पर वहीं से आतंकी फंडिंग और युवाओं को कट्टर बनाने का काम कर रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाकुंभ एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी, बोले प्रधानमंत्री मोदी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महाकुंभ मेला 2025 के लिए विकास कार्यों का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री ने करीब 7,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ भी इस दौरान किया। प्रधानमंत्री ने संगम नोच पर पूजा अर्चना की। अक्षय वट और लेटे हनुमान मंदिर के दर्शन भी पीएम मोदी ने किए और इसके साथ ही पीएम ने कुंभ सहायक चैटबॉट का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं महाकुंभ को सफल बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे श्रमिकों और सफाई कर्मचारियों को बधाई देता हूँ। प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। अगले साल महाकुंभ का आयोजन देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को नई ऊंचाई पर स्थापित करेगा। यदि मुझे एक वाक्य में इस महाकुंभ का वर्णन करना हो तो मैं कहूँगा कि ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। मैं आप सभी को इस आयोजन की भव्य और दिव्य सफलता की शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों, स्वच्छ और निर्मल गंगा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा नदी की ओर जाने वाले छोटे नालों को रोकने, टैप करने, मोड़ने और उपचारित करने की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इससे नदी में बिना उपचार वाले जल का गंगा नदी में पहुंचना पूरी तरह से रोक पाना सुनिश्चित होगा। पेयजल और बिजली से संबंधित विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली विधानसभा चुनाव, ओबीसी वोटर्स को साधने में जुटी बीजेपी, 52 सम्मेलनों का बना प्लान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने 26 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पार्टी ने हरियाणा और महाराष्ट्र मॉडल को अपनाते हुए ओबीसी वोटरों को गोलबंद करने की रणनीति बनाई है। ओबीसी और इसकी 52 उपजातियों को अपने पाले में कर बीजेपी ने हरियाणा में हारी हुई बाजी अपने पक्ष में कर ली थी। अब वही रणनीति दिल्ली में लागू की जा रही है। पार्टी ने 11 दिसंबर से ओबीसी समुदाय और उसकी उपजातियों के साथ बैठकें शुरू कर दी हैं। इसके अलावा 52 बड़े सम्मेलनों का भी आयोजन करने की योजना है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पिछले लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोटरों का समर्थन कमजोर पड़ने से बीजेपी सतर्क हो गई है। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में ओबीसी जातियों के 44% वोट बीजेपी को मिले थे, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 29% कम थे। वहीं कांग्रेस ने 51% ओबीसी वोट हासिल कर बढ़त बनाई थी। इसके बाद हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने ओबीसी जातियों को एकजुट करने की रणनीति अपनाई। पार्टी ने मराठा ध्रुवीकरण के मुकाबले पिछड़ी जातियों को संगठित किया और राजनीतिक स्तर पर प्रयास तेज किए। इन प्रयासों का असर यह हुआ कि करीब 38% पिछड़ी जातियों ने बीजेपी और उसके गठबंधन का समर्थन किया। इन सफलताओं से उत्साहित होकर पार्टी अब दिल्ली में भी इसी फॉर्मूले को लागू करने का काम कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बड़ी राहत, 4G नेटवर्क से जुड़े भारत के 95% गाँव, केंद्र सरकार ने जारी किया यह आंकड़ा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ग्रामीण भारत में मोबाइल नेटवर्क कवरेज लगभग 97% तक पहुंच गई है और 6,44,131 गाँव में से लगभग 6,22,840
146 गाँव में मोबाइल कवरेज है और इनमें से 6,14,564 गाँव 4G मोबाइल कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। ये जानकारी सरकार द्वारा गुरुवार को संसद में दी गई। संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत 4,543 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी कि PVTG बस्तियों को मोबाइल कनेक्टिविटी के रूप में पहचाना गया था और इनमें से 1136 PVTG बस्तियों को मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ कवर किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत चीन के बीच LAC पर डिसएंगेजमेंट प्रोसेस पूरा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी इसकी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, संसद में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी की तरफ से पूछे गए सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस सांसद पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि भारत चीन के बीच LAC पर डिसएंगेजमेंट प्रोसेस पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि समझौते के तहत भारतीय सुरक्षा बल देपसांग में पूर्व की सीमा तक सभी पेट्रोलिंग पॉइंट पर जाएंगे। मनीष तिवारी ने 2023 में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों सम्मेलन में एक IPS अधिकारी की तरफ से पेश किए गए सवालों के आधार पर संसद में सवाल पूछा था। तिवारी ने सवाल पूछा था कि जो 26 गश्त पॉइंट पर गश्त आसान नहीं था, अब वहां के हालात कैसे हैं। इसके साथ ही उन्होंने डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को मौजूदा स्थिति पर सवाल किया था। तिवारी के सवाल के जवाब में जयशंकर ने कहा कि किसी ने एक पेपर के माध्यम से सवाल पूछे हैं, उन्हें भी किसी को जवाब देना होगा, लेकिन मैं उन्हें जवाब नहीं दे सकता, मैं सरकार को जवाब दे सकता हूं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि मैं सरकार की ओर से जवाब दे सकता हूं। मैंने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में सैनिकों की वापसी और हाल के घटनाक्रमों पर बहुत विस्तृत बयान दिया था। उस समय उस बयान में मैंने इस बात पर प्रकाश डाला था कि सैनिकों की वापसी के लिए आखिरी समझौता हो चुका है जो देपसांग और डेमचौक से संबंधित है। उन्होंने आगे कहा कि मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहूँगा कि बयान में यह भी कहा गया था कि भारतीय सुरक्षा बल देपसांग में सभी गश्त बिंदुओं पर जाएंगे और पूर्व की ओर भी जाएंगे, जो ऐतिहासिक रूप से उस हिस्से में हमारी गश्त की सीमा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, पाकिस्तान के ड्रोन को हवा में ही मार गिराएंगे भारत के हंटर किलर, बॉर्डर पर AI तकनीक से होगी निगरानी। जी हाँ दोस्तों, सीमा पार से दुश्मन के ड्रोन हमलों से निपटने के लिए सेना अपनी स्वदेशी तकनीक के साथ तैयार है। दुश्मन ने ड्रोन से हमले की नापाक साजिश रची तो सेना की टाइगर डिवीज़न की हंटर किलर ड्रोन की जोड़ी मिलकर उसे हवा में ही मार गिराएगी। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली सेना की टाइगर डिवीज़न ने उस उन्नत रक्षा प्रणाली टाइगर वायु रक्षक अटैक सिस्टम को तैयार किया है। ये 1 किलोग्राम विस्फोटक ले जा सकता है। इस उन्नत ड्रोन प्रणाली में एक टोही ड्रोन लक्ष्य का पता लगाने के लिए टोही मिशन पर उड़ता है और खतरे को भांपते ही लक्ष्य की जानकारी पूरे किलर ड्रोन को भेजता है और ये तुरंत उसे निशाना बनाने के लिए हरकत में आ जाता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कुछ लोग संविधान की प्रति जेब में लेकर घूमते हैं, राजनाथ सिंह का राहुल गांधी पर तंज। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संविधान को अपनाए जाने के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लोकसभा में संविधान पर बहस की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हम भारतीय लोगों ने 26 अक्टूबर 1949 को संविधान को अपनाया। अब राजशाही या अंग्रेजों का शासन नहीं रहा बल्कि लोकतंत्र का शासन है। मंत्री ने कहा कि जिस तरह संविधान राज्यों की जिम्मेदारियां तय करता है, उसी तरह ये नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार भी प्रदान करता है। संविधान किसी पार्टी की देन नहीं, ये राष्ट्र बनाने का रोड मैप है। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता संविधान की प्रति जेब में रखकर घूमते हैं। उन्होंने संविधान को जेब में रखकर घूमना ही सीखा है। बीजेपी ने संविधान को माथे से लगाया है। हमने कभी भी किसी भी संस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया है। वहीं चर्चा के दौरान लोकसभा में बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संविधान निर्माण के काम को हमेशा एक विशेष पार्टी द्वारा हाईजैक करने का प्रयास किया गया है। आज मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा संविधान किसी एक पार्टी की देन नहीं है। भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा भारत के मूल्यों के अनुरूप बनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ काम कर रही है। हमारी सरकार भारत के संविधान में लिखे धर्म के अनुरूप काम कर रही है। हमारा संविधान प्रगतिशील है, समावेशी है, परिवर्तनकारी है। यह हमारा देश है जहां एक गरीब परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और वो देश का राष्ट्रपति भी बन सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली यूपी में शीतलहर का प्रकोप, हिमाचल कश्मीर में भारी हिमपात, तमिलनाडु में बारिश से हुआ जल भराव। जी हाँ दोस्तों, देश भर में मौसम का मिजाज अब बदलने लगा है। कहीं कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो कहीं भारी बारिश से जीवन पर संकट
कटा गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में यूपी समेत दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा देखने को मिलेगा। वहीं पुडुचेरी में भारी बारिश हो रही है। इसके कारण पुडुचेरी के शिक्षा मंत्री नामचिवयम ने कहा कि पुडुचेरी और कराईकल में सभी स्कूल और कॉलेज 13 दिसंबर को बंद रहेंगे। वहीं तमिलनाडु में भी रात से लगातार बारिश हो रही है। चेन्नई के कई इलाकों में जलभराव हो गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 2 दिनों तक तापमान में गिरावट जारी करने की चेतावनी जारी की है। हालांकि इस दौरान मौसम साफ रहेगा और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप रहेगा। झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ तक सर्द हवा दिन में भी चलेगी। पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान में कोहरा भी दिख सकता है, इससे तापमान गिरेगा। हिमाचल के कई जिलों में हिमपात के कारण सड़कें बंद हो गई। हालांकि प्रशासन ने जल्द आवाजाही जारी करा दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एक देश एक चुनाव की ओर बढ़ रहा भारत, 7 देशों से भी लिया आइडिया। जी हाँ दोस्तों, राजनीतिक चर्चाओं के दौरान एक बात अक्सर कही जाती है कि भारत चुनावों वाला देश है। यहाँ हर साल किसी न किसी हिस्से में चुनाव होते ही रहते हैं, लेकिन अब ये बीते दिनों की बात हो जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक देश एक चुनाव से जुड़े बिल को मंजूरी दे दी है। संभावना जताई जा रही है कि संसद के शीतकालीन सत्र में इस बिल को पेश कर दिया जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही भाजपा और उसके सहयोगी दल का संख्या बल ज्यादा है। ऐसे में बिलों को पास करने में भी कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन सरकार चाहती है कि बिल पर सभी दलों की एक राय बनाई जाए और जरूरी संशोधनों के बाद ही बिल को पारित किया जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राज्यसभा में 16-17 दिसंबर को संविधान पर होगी बहस। बीजेपी ने जारी किया 3 लाइन का व्हिप। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को अपने सभी राज्यसभा सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है, जिसमें उनसे 16 और 17 दिसंबर को भारत के संविधान पर निर्धारित बहस के दौरान उच्च सदन में उपस्थित रहने का आग्रह किया गया है। भाजपा के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राज्यसभा में सभी भाजपा सदस्यों को सूचित किया जाता है कि भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा सोमवार 16 दिसंबर और मंगलवार 17 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में की जाएगी। भाजपा के बयान में कहा गया है कि इसलिए राज्यसभा में भाजपा के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि दोनों दिन यानी सोमवार 16 दिसंबर और मंगलवार 17 दिसंबर 2024 को सदन में सकारात्मक रूप से उपस्थित रहें और सरकार के रुख का समर्थन करें। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाकुंभ 2025 का महाबाजार। महाकुंभ को लेकर मेवा बाजार उत्साहित, 250 टन होगी खपत, किया जा रहा है भंडारण। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर महाकुंभ में प्रसाद, मिठाइयों और अन्य खाद्य सामग्रियों में सूखे मेवा का भारी मात्रा में उपयोग किया जाएगा। ऐसे में इसकी मांग कई गुना बढ़ जाएगी। इसे लेकर मेवा व्यापारियों ने विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। महाकुंभ में कितने मेवा की खपत होगी, इसका आकलन करते हुए व्यापारियों ने विभिन्न चरणों में आपूर्ति की योजना बनाई है। देश के विभिन्न राज्यों में मेवा मंगवाया गया है और महाकुंभ से पहले जनवरी के प्रथम सप्ताह में करीब 120 टन सूखे मेवे का स्टॉक यहां आएगा। इसके लिए 15 दिन पहले ही ऑर्डर दिया गया है, जबकि महाकुंभ के दौरान लगभग 250 टन सूखे मेवा की खपत का अनुमान लगाया गया है। इसमें बादाम, मखान, काजू, किशमिश, चिरौंजी, पिस्ता, खजूर आदि शामिल है। यह आपूर्ति चरणबद्ध तरीके से की जाएगी ताकि सामग्री ताज़ी रहे और मांग के अनुसार उपलब्ध हो। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बंगाल में 16.80 लाख डुप्लीकेट वोटर, बीजेपी का दावा। टीएमसी अब तक चोरी के वोट से जीतती रही है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल बीजेपी की प्रतिनिधियों ने मतदाता सूची में डुप्लीकेट नामों के मुद्दे पर राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल में शिशिर बाजोरिया और प्रताप बनर्जी ने मुख्य चुनाव अधिकारी से मिलकर विषय पर सारी जानकारी देते हुए उन्हें पत्र सौंपा। शिशिर बाजोरिया ने कहा कि आज हमारा सबसे अहम मुद्दा बंगाल की वोटर लिस्ट से लोगों के नाम हटाना था। हम लोगों ने उसे अच्छी तरह से देखा, पूरी जांच की और कंप्यूटर में भी अच्छे से लिस्ट चेक की। बंगाल में 16,81,000 डुप्लीकेट वोटर निकले हैं, जिसके 3 फील्ड मैच करते हैं और 32,000 डुप्लीकेट वोटर निकले हैं, जिसका एपिक नंबर 1 ही है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि आज तृणमूल कांग्रेस और हमारे बीच का जो अंतर है वो मात्र 17.25 लाख वोट का है। इसमें एक और चीज़ देखी गई है, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना जो 2 बड़े ज़िले हैं, उनमें 7,20,000 डुप्लीकेट वोटर हैं और उन्हीं 2 जिलों से तृणमूल कांग्रेस 80 के लगभग सीटें जीतती है।
बीजेपी नेता ने कहा कि विरोधी पार्टी और हम वहां शून्य पर है। ये जनता के वोट से नहीं बल्कि चोरी के वोट से जीते हैं। हमारी ये मांग है कि इसमें आपको संशोधन करना पड़ेगा और इसका एक बहुत साधारण उपाय है कि एक ही दिन आप सबको हियरिंग दीजिए। पूरे बंगाल में एक ही दिन और एक ही समय में हियरिंग दीजिए। इससे डुप्लीकेट वोटों का पता चल जाएगा। दोस्तों, आपका क्या कुछ मानना है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।